गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, शशि। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। क्लास लाइव है पूरी तरीके से। सारे के सारे लोग फटाफट से लाइव आ जाइए। क्लास शुरू करने से पहले तो सबसे पहले क्षमा याचना, 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई है। एप्लीकेशन की भी तबीयत खराब थी और मेरी तो तबीयत खराब थी ही। खैर ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। आप सब जानते हैं कि यदि जरा सा भी कोल्ड और फीवर होता है, ठीक है, तो हमें खुद ही अपने आप को बाकी लोगों से अलग कर लेना चाहिए। इसी वजह से मैं नहीं था यहाँ पर मौजूद। मुझे कोल्ड और फीवर हो गया था, कोरोना नहीं हुआ था, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब पूरी तरीके से मतलब मैं बेटर फील कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं क्लास को रिज्यूम कर रहा हूँ। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। और रही बात एप्लीकेशन की, तो पिछले 2-3 दिन से सुबह से लेके रात तक 24 घंटे लगातार मेरा फोन बजता रहा। आप लोगों के फोन आते रहे। हम लोग बार बार एप्लीकेशन के माध्यम से कह रहे थे थोड़ा सा संयम बना कर रखिए। अपडेट आता है तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने तो पूरा का पूरा सारा का सारा माहौल है ना सर पर उठा कर रख दिया। और हम बता ही नहीं सकते हैं कि भाई कितनी ज्यादा परेशानी हुई। आप लोगों से भी ज्यादा तो हमें हुई, क्योंकि आप लोग तो इंडिविजुअली एक मेंबर एक ही बार हमें कॉल कर रहा था, लेकिन इतने हजारों कॉल आए पिछले 2-3 दिन में कि फोन बेचारा बस साइड में रखा रहा, तबीयत ऊपर से खराब। इसी वजह से बड़ी परेशानी हुई, बट ठीक है, इट्स ओके। मुझे जल्दी से बताइए कि हम लोग लास्ट क्लास में मॉडर्न इंडिया में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हम कहाँ तक पहुंच चुके थे। आप सब जानते हैं कि मौसम में अचानक से बदलाव हुआ है भाई। अभी तक तो गर्मियां थी, एकदम से अचानक से सर्दियां आ गई। तो ज्यादातर आप लोगों के साथ भी चल रहा होगा, आप लोगों के घर में भी चल रहा होगा। ज्यादातर लोगों की तबीयत खराब चल रही है, गले में दर्द, जुकाम की शिकायत, कोल्ड, फीवर। तो बस इसी वजह से मैंने क्लास ऑफ की थी। इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं पढ़ाने की हालत में नहीं था, मैं पढ़ा तो देता, लेकिन मैंने इसलिए ऑफ की थी कहीं मेरी वजह से और किसी को ना कोल्ड हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी जो टेक्नीशियन मेरे साथ बैठे हुए क्लास चलाने के लिए, उन्हें भी कोल्ड हो गया, वो नहीं बच पाए मुझसे। तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि भाई मेरी वजह से और भी किसी को प्रॉब्लम हो जाए। चलिए खैर, सर राकेश सर को भी कोल्ड हो गया है जी। इस समय सब लोगों को कोल्ड हो गया है, ठीक है। और ये सीजनल वाला है, ये घबराने वाली बात नहीं है। अगर 2 महीने पहले हुआ होता तो शायद हम घबरा चुके होते, लेकिन अब इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपियों का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। और जिसमें हम बात कर रहे थे भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपियंस के बारे में, जो कौन थे? पोर्चुगीज या पुर्तगाली। मैंने आपको बता दिया था कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ही भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली था, सबसे पहला पोर्चुगीज था, जो परंपरागत मार्ग, जो एक थल मार्ग था, जो एक जल मार्ग था, क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर या उस्मानिया साम्राज्य के द्वारा क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। इसी वजह से
यूरोपियंस को एक बार फिर से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए या ट्रेड स्थापित करने के लिए भारत तक आने के एक और मार्ग की जरूरत पड़ी। और मैंने आपको बताया कि 1498 ईस्वी में भारत पहुंचने में सबसे पहले जो यूरोपियन सफल हुआ, सबसे पहले जो यूरोपी भारत में आया, ही वॉज वास्को डी गामा। ये टोटल 3 बार भारत में आया था, पहले 1498 ईस्वी में, उसके बाद 1502, उसके बाद ये 1502 ईस्वी में दोबारा आया, और फिर मैंने आपको बताया कि ये 1524 ईस्वी में भारत का वायसराय पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु के बाद पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर, भारत में पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर 1529 ईस्वी से लेके 1538 ईस्वी तक कौन बनकर आया? नूनो डी कूना। नूनो डी कून्हा। पहला गवर्नर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा गवर्नर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और फिर उसके बाद पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर भारत में बनकर आया 1529 से 38 ईस्वी तक, नूनो डी कूना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इकलौता सवाल जो नीनो डी कूना से बनता है वो क्या है? लिखेंगे इन 1530 he shifted their capital from कोचिन टू गोवा। इसी के द्वारा पुर्तगालियों का मुख्यालय या पुर्तगालियों की राजधानी, इसी के द्वारा पुर्तगालियों की राजधानी को कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया गया। अभी तक पुर्तगालियों का जो मुख्यालय हुआ करता था, जो हेडक्वार्टर हुआ करता था, वो कोचिन में हुआ करता था। लेकिन नूनो डी कूना ने ही पुर्तगालियों के मुख्यालय को कोचिन से कहां शिफ्ट किया? गोवा शिफ्ट किया। और आप सब जानते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान या मुख्यालय या कैपिटल ही कौन सी हुआ करती थी? गोवा हुआ करती थी। और 1530 में गोवा को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? ध्यान रखेंगे, नूनो डी कूना के द्वारा ही बनाया गया था। जिस समय नूनो डी कूना पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर आया 1529 ईस्वी में, इसके कंटेम्प्रेरी उत्तर भारत में क्या चल रहा था? भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर चुका था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और 1530 ईस्वी में बाबर के मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह 1530 ईस्वी में कौन बन गया था? बाबर का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम था हुमायूं। और आप सब जानते होंगे, जब हुमायूं भारत का मुगल बादशाह बना तो उस समय गुजरात का शासक हुआ करता था बहादुर शाह। और क्योंकि हुमायूं का संघर्ष ही किसके साथ चल रहा था? बहादुर शाह के साथ चल रहा था। इसी चीज का फायदा उठाया गया पुर्तगालियों के द्वारा, क्योंकि मुगल और गुजरात का जो रूलर था बहादुर शाह, वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, वो आपस में लड़ रहे थे। इसी चीज का ध्यान रखेंगे, फायदा उठाकर नूनो डी कूना के द्वारा ही 1534 ईस्वी में बेसिन और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार किया गया। तो ध्यान रखेंगे, बेसिन और दीव पर भी पुर्तगालियों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। नूनो डी कूना के समय पर 1534 ईस्वी में बेसिन और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया गया पुर्तगालियों के द्वारा। इसके बाद
इन 1538 1538 ईस्वी में पुर्तगालियों का चौथा गवर्नर बनकर आया, नाम ध्यान रखेंगे, गार्सिया दी नोरोना। पंद्रह सौ 38 ईस्वी में पुर्तगालियों का चौथा गवर्नर बनाकर भेजा गया या चौथा गवर्नर बनकर आया गार्सिया दी नोरोना। और ध्यान रखेंगे इन 1559 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा दमन पर भी अधिकार कर लिया गया। तो दमन, दीव, बेसिन, ये सारी की सारी जो जगहें थी वो पुर्तगालियों के ही कब्जे में आ गए। चार्ल्स द्वितीय की शादी में बॉम्बे प्रांत को ब्रिटिश को दे दिया गया था क्या सर जी? हाँ जी, बिल्कुल दे दिया गया था मेरे भाई। अभी जब हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स ने जब पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया था तो अंग्रेजों को बंबई दहेज में दिया गया था, जो प्रिंस चार्ल्स को दिया गया था। इसके बाद अभी तक पुर्तगालियों की पूरी तरीके से मोनोपोली भारत में चल रही थी। और अगर हम मेनली अरब सागर के बारे में बात करें तो आप सब जानते हैं कि पूरे के पूरे अरेबियन सी पर ही पुर्तगालियों का अधिकार था। इसीलिए पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहा करते थे और पूरे के पूरे अरब सागर पर ही पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। और पूरे के पूरे अरब सागर पर डोमिनेंस भी किसका चला करता था? पुर्तगालियों का चला करता था। और आप सब जानते हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा ही अरब सागर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक सिस्टम, एक व्यवस्था शुरू की गई थी जिसे कार्तरज, आर्मेडा और कैफाइल सिस्टम कहा जाता है। ध्यान रखेंगे पुर्तगालियों ने ही भारत में कार्तज, आर्मेडा और काफिला व्यवस्था की शुरुआत की। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो उस समय पूरा का पूरा जो अरब सागर था वो अरेबियंस के आधिपत्य में था और वहां पर अरेबियन से ही पूर्ण रूप से क्या किया करते थे? व्यापार किया करते थे। लेकिन जब पुर्तगालियों ने पूरे के पूरे अरब सागर पर अधिकार किया तो अरब सागर में ही अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था शुरू की, उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया जिसको कार्तज, आर्मेडा, काफिला व्यवस्था कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, बेसिकली जो कार्तज आर्मेडा हुआ करता था, भाई कार्तज एक तरीके का, ध्यान रखेंगे, यह एक परमिट हुआ करता था जो अरब सागर में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से लिया जाता था। बेसिकली कार्टरज और आर्मेडा एक तरीके का परमिट हुआ करता था, एक तरीके का लाइसेंस हुआ करता था कि यदि कोई भी
अरब सागर में व्यापार करेगा तो अरब सागर में व्यापार करने के लिए उन्हें पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुर्तगाली ही तो क्या कहलाते थे, सागर के स्वामी कहलाते थे। और पुर्तगालियों की जो नौसेना की शक्ति थी, जो नेवल उनकी स्ट्रेंथ थी, वो इतनी ज्यादा थी कि हमें इसी बात से ये पता चलता है, या इसी बात से हमें इस बात का पता चलता है कि पूरे के पूरे अरब सागर पर डोमिनेंस पुर्तगालियों का था, क्योंकि उस समय भारत का मुगल बादशाह आप सब जानते हैं कौन हुआ करता था, अकबर हुआ करता था। और मुगलों को भी अगर कोई भी अपना व्यापारिक जहाज अरब सागर में भेजना होता था तो उन्हें भी, मुगलों को भी पुर्तगालियों से कार्ट्रिज और अरमेडा लेना पड़ता था, जो एक तरीके का लाइसेंस या एक तरीके का परमिट हुआ करता था। अगर हम मुगल बादशाह अकबर के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं 1572 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर गुजरात मिशन पर गया था और गुजरात अभियान पर गया था। और आप सब जानते होंगे जब अकबर गुजरात अभियान पर गया था तो इसी अभियान के दौरान अकबर ने सबसे पहले सी या समुद्र के दर्शन किए थे। और पुर्तगालियों से अकबर की मुलाकात भी सबसे पहले 1572 ईस्वी में ही हुई थी। और मुगल बादशाह अकबर भी पुर्तगालियों से कार्ट्रिज और आर्मेडा लेकर ही मुगलों का व्यापार कहाँ हुआ करता था, अरब सागर में हुआ करता था। और काफिला व्यवस्था या कैफाइल सिस्टम क्या हुआ करता था, तो ध्यान रखेंगे काफिला सिस्टम के तहत या काफिला व्यवस्था के तहत व्यापारिक जहाज के साथ पुर्तगालियों का ही एक जहाजी बेड़ा सागर में जाया करता था। ध्यान रखेंगे पुर्तगालियों के द्वारा ही जो कैफाइल सिस्टम या काफिला व्यवस्था चलाई गई, उसके अंतर्गत यदि किसी का भी व्यापारिक पानी का जहाज अरब सागर में जाया करता था तो उसे प्रोटेक्शन देने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पुर्तगालियों के ही जहाज का या जहाजों का एक बेड़ा, एक काफिला जाया करता था, जो अरब सागर में उस व्यापारिक जहाज के साथ साथ जाया करता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे किसी भी व्यापारिक जहाज के साथ अपना काफिला भेजने के दो उद्देश्य पुर्तगालियों के हुआ करते थे। पहला उद्देश्य तो था जहाज को सुरक्षा प्रदान करना, कि यदि किसी का भी जहाज, फॉर एग्जाम्पल यदि मुगलों का ही कोई जहाज अरब सागर में जाएगा तो उसके साथ एक पूरा का पूरा काफिला चलेगा जो पुर्तगालियों के जहाजियों का एक बेड़ा होगा। और मुगलों के जहाज को सुरक्षा प्रदान करने का ही काम कौन करेगा, वो काफिला करेगा। और दूसरा इनका उद्देश्य हुआ करता था यह सुनिश्चित करना कि कोई भी जहाज पुर्तगाली व्यवस्था के खिलाफ जाकर यह सुनिश्चित करना कि कोई भी जहाज पुर्तगाली व्यवस्था के खिलाफ जाकर व्यापार ना करे। ये उद्देश्य हुआ करता था कार्ट्रिज आर्मेडा और काफिला व्यवस्था का। लेकिन आप सब जानते हैं 16वीं शताब्दी के अंत तक लगभग पूरे के पूरे अरब सागर पर पुर्तगालियों ने पूरी तरीके से अधिकार कर लिया था। और भारत में अगर हम व्यापार की दृष्टि से बात करें तो सारा का सारा डोमिनेंस, सारी की सारी मोनोपोली
पुर्तगालियों की ही चल रही थी। लेकिन दूसरे यूरोपियंस या दूसरे यूरोपी जो भारत में आए वो हम सब जानते हैं कौन हुए, डचेस हुए। और डचेस के आने से ही धीरे धीरे पुर्तगालियों की जो शक्ति थी वो कम होने लगी, वो क्षीण होने लगी, क्योंकि डचों के द्वारा ही पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण जगहों पर क्या कर लिए गए थे, अधिकार कर लिए गए थे। और यदि हम डचों के आगमन के बारे में बात करें, यदि हम भारत में डचों के आगमन के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे 1596 ईस्वी में डचेस या डचों का भारत में आगमन हो चुका था। हम सब जानते हैं डच कहाँ के लोग होते हैं भाई, नीदरलैंड्स या हॉलैंड के लोग ही तो क्या कहलाते हैं, डच कहलाते हैं। धीरे धीरे जब डचों का भारत में आगमन हुआ और धीरे धीरे जब डचेस ने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया तो उन्होंने ही पुर्तगालियों की जो मोनोपोली यहाँ पर बनी हुई थी या जो उनकी वर्चस्वता यहाँ पर बनी हुई थी उसे तोड़ने का काम ही किसने किया, डचों ने आकर किया। और ये काम कैसे कैसे हुआ, 1596 में डचेस भारत में आ गए और हम सब जानते हैं 1599 में डचेस के ही तुरंत बाद भारत में आगमन हो चुका था किसका, ब्रिटिशर्स का या अंग्रेजों का। इसीलिए जो पुर्तगालियों के आधिकारिक क्षेत्र थे वो ज्यादातर धीरे धीरे क्या होने लगे, कम होने लगे और अंग्रेज और डचों ने ही उन पर अधिकार करना शुरू कर दिया। जैसे 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर सूरत पर अधिकार किया। या लिखेंगे इन 1612 ब्रिटिशर्स डिफीटेड पोर्तुगीज एंड कॉन्कर्ड सूरत। अंग्रेजों के द्वारा ही पुर्तगालियों को सूरत में पराजित करके सूरत पर अधिकार कर लिया गया। और हम सब जानते हैं कि 1613 ईस्वी में जो फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित हुई वो हुई ही कहां पर, सूरत में। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे डचेस के द्वारा ही पुर्तगालियों से कुछ और क्षेत्र छीने गए, जैसे मालाबार, मलक्का, श्रीलंका। ये वो कुछ महत्वपूर्ण जगहें थी जो डचेस ने ही किससे छीनी थी, पुर्तगालियों से छीनी थी। दैट वॉज टेम्परेरी और परमानेंट। मेरे भाई ये जो फैक्ट्री है 1613 ईस्वी की, ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई इनकी स्थायी फैक्ट्री थी। अगर आप टेम्परेरी की बात कर रहे हैं, अगर आप अस्थायी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो 1611 में ही स्थापित हो चुकी थी मुसलीपट्टनम में। तो दैट वॉज द परमानेंट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स। इसके अलावा 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा पुर्तगालियों से छीन लिया गया हुगली। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया गया, जो आप सब जानते हैं कहां पर था, बंगाल में था।
और 1639 में 1639 में पुर्तगालियों से मराठाओं ने दो जगहें छीनी, एक सालसेट और दूसरा बेसिन। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए तो 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा बंबई किसे दे दिया गया? प्रिंस चार्ल्स को दहेज में दिया गया। अब हम बात करेंगे पुर्तगालियों के भारत में आने से क्या क्या प्रभाव पड़े। लिखिए, इफेक्ट्स ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। या पुर्तगाली साम्राज्य का प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर या पुर्तगाली साम्राज्य का प्रभाव। वो कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, वो कौन कौन से इफेक्ट्स थे जो पुर्तगालियों के वजह से ही भारत पर पड़े। सबसे पहला काम पुर्तगालियों के द्वारा किया गया, लिखेंगे, दे स्टार्टेड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जापान। पुर्तगालियों के ही द्वारा भारत और जापान के बीच व्यापार की शुरुआत की गई। सबसे पहला काम, भारत और जापान के बीच व्यापार स्थापित करने का श्रेय ही किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। इसके अलावा शिप बिल्डिंग या भारत में जहाज निर्माण, भारत में शिप बिल्डिंग या जहाज निर्माण करने की प्रक्रिया भी किसके द्वारा शुरू की गई? पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट, भारत में गोथिक आर्किटेक्चर या गोथिक स्थापत्य कला भी पुर्तगालियों ने ही शुरू की। भाई आप सब जानते हैं कि जो कैथोलिक डिजाइन होता है चर्च का, या जो गोथिक शैली होती है चर्च के निर्माण की या चर्च बनाने की, वो भी पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में शुरू की गई थी। बॉम्बे को कौन डोनेट किया मेरे भाई? अभी हम पढ़ेंगे जब हम ब्रिटिशर्स के बारे में बात करेंगे ना, तो हुआ क्या था। बेसिकली अंग्रेजों के राजकुमार और पुर्तगालियों की राजकुमारी के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे, तो इस वजह से पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में बंबई दिया था, प्रिंस चार्ल्स को। लेकिन चार्ल्स को बंबई का कोई काम नहीं था, इसीलिए 1668 ईस्वी में चार्ल्स ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड किराए पर दे दिया था। अभी हम पढ़ेंगे जब हम ब्रिटिशर्स के बारे में बात करेंगे। सर हेनरी द नेविगेटर के बारे में बताएं, ये बात पिछली क्लास में हो चुकी है, पहले पिछली क्लास अटेंड करके आइए, फिर यहाँ पर कमेंट ठोकिएगा प्लीज। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन पुर्तगालियों का भारत के लिए क्या रहा? प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस
55 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में स्थापित कर दी गई थी। पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी और 1555 ईस्वी में गोवा में ही पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी। इसके अलावा पुर्तगालियों ने भारत में धर्म प्रचार किया और ईसाई धर्म का प्रचार भी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में शुरू किया गया। और ध्यान रखेंगे इसी के तहत 1540 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा ही गोवा के मंदिर नष्ट करवाए गए। और यदि कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो आप सब जानते हैं कि पुर्तगालियों ने ही भारत में कई चीजों की कृषि शुरू की थी। जैसे भारत में टोबैको या तंबाकू, पीनट्स, मूंगफली, पोटैटो, आलू, पाइनएप्पल, जो बेसिकली क्या होता है, अनानास। इसके अलावा रेड चिली, लाल मिर्च, पपाया, पपीता, गुआवा, अमरूद, ऑरेंज, संतरा, इन सारे के सारे चीजों की जो कृषि भारत में शुरू की गई वो भी कंट्रीब्यूशन किसका था, पुर्तगालियों को था या पोर्चुगीज का था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे भारत में डचों और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया, इफेक्ट बढ़ता गया, उसी से धीरे धीरे पुर्तगाली साम्राज्य का क्या होने लगा, पतन होने लगा। और यदि हम इनके पतन के कारणों के बारे में बात करें या रीजंस के बारे में बात करें तो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से पुर्तगाली साम्राज्य का भारत से पूरी तरीके से क्या हो गया, पतन हो गया। नोट करेंगे इसको फटाफट से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिएगा रीजंस फॉर देयर डिक्लाइन, इनके पतन के मुख्य कारण। रीजंस फॉर देयर डिक्लाइन या इनके पतन के महत्वपूर्ण कारण। सबसे पहला कारण लिखिए, करप्ट रूल या भ्रष्ट शासन।
पुर्तगालियों का भारत में जो पतन हुआ उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या थे, जिसमें सबसे पहला है करप्ट रूल या भ्रष्ट शासन। नेक्स्ट, इनएप्रोप्रिएट ट्रेड पॉलिसी, हिंदी में लिखेंगे दोषपूर्ण व्यापार नीति। इनएप्रोप्रिएट ट्रेड पॉलिसी या दोषपूर्ण व्यापार नीति। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेस, सीमित साधन। रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक नीति। नेक्स्ट, राइज ऑफ मुगल्स, मुगलों का उत्कर्ष। भाई आप सब जानते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना तो बाबर ने ही कर दी थी 1526 ईस्वी में, लेकिन सही मायनों में मुगल साम्राज्य का जो विस्तार हुआ, मुगल साम्राज्य का जो राइज हुआ, वो किसके द्वारा किया गया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा किया गया। और एक और महत्वपूर्ण कारण था राइज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड डचेस, अंग्रेजों एवं डचों का उत्कर्ष। ये वो कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से पुर्तगाली साम्राज्य का भारत से पूरी तरीके से क्या हुआ? पतन हुआ। तो ध्यान रखेंगे, एक तो पुर्तगालियों का जो शासन था वो पूरी तरीके से करप्ट था, भ्रष्ट था। इनकी जो व्यापार नीति थी वो दोषपूर्ण थी, उसमें काफी सारे दोष थे। सीमित साधन पुर्तगालियों के पास थे। धार्मिक नीति कट्टर थे। भाई आप सब जानते हैं धर्म का प्रचार करना भी इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, और ये जोर जबरदस्ती से भारत में ईसाई धर्म का क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे, और वैवाहिक संबंध स्थापित कर करके भारत के ज्यादातर लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। किसमें? क्रिश्चियंस में या ईसाइयों में। इसके अलावा मुगलों का उत्कर्ष, राइज ऑफ मुगल्स और राइज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड डचेस, जिसकी वजह से भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का क्या हुआ? पतन हुआ। लेकिन आप सब जानते हैं कि पुर्तगाली भारत में आए सबसे पहले थे, लेकिन ये भारत से गए सबसे बाद में, क्योंकि हम सब जानते हैं आखिरी समय में 1961 तक पुर्तगाली भारत में रहे, महत्वपूर्ण तौर पर दो जगहों पर, गोवा और दमन दीव में। लेकिन हम सब जानते हैं 1961 में ही गोवा और दमन दीव दोनों से ही सैन्य कार्यवाही करके पुर्तगालियों को बाहर निकाला गया, और गोवा दमन दीव दोनों को ही क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन आप सब जानते हैं बाय 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत गोवा को ही घोषित किया गया देश का 25th स्टेट। गोवा भारत का 25वां राज्य बना, और हम सब जानते हैं गोवा को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है आर्टिकल 371I के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और आप सब जानते हैं कि यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, यदि हम एरिया वाइज बात करें, तो भारत का सबसे छोटा राज्य ही एरिया में कौन सा होता है? गोवा। दैट्स ऑल अबाउट पोर्चुगीज। ये था पुर्तगालियों के बारे में। नोट करेंगे फटाफट से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत में आने वाले दूसरे यूरोपियंस के बारे में। और हम सब जानते हैं पुर्तगालियों के बाद भारत में आगमन हुआ किसका? हेडिंग डाल लीजिए, डच। पुर्तगालियों के बाद भारत में आगमन हुआ डचेस का। और आप सब जानते हैं इन 1596 1596 ईस्वी में फर्स्ट डच हु अराइव्ड इन इंडिया वॉज कार्नेलियस हाउटमैन। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला सबसे पहला डच हुआ कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन ये सबसे पहला भारत में आने वाला डच था। लेकिन ध्यान रखेंगे डचेस और अंग्रेजों या ब्रिटिशर्स में हम लोग क्या करें, कंपेयर करें आपस में, हम इन दोनों की तुलना करें तो भारत में आगमन पहले डचेस का हुआ है। लेकिन अगर हम कंपनी के बारे में बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे कंपनी की स्थापना अंग्रेजों की पहले हुई थी और डचेस की बाद में हुई थी। तो ध्यान रखेंगे इन 1602 1602 ईस्वी में दे एस्टेब्लिश्ड देयर डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 ईस्वी में स्थापना हुई डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। जिसका नाम क्या था? वेरेनिकदे ओस्ट इंडिसे। वेरेनिकदे ओस्ट इंडिसे कंपनी का नाम था। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, पॉसिबिलिटीज कम है। सर 1606 ईस्वी में तो अकबर का समय था ना? जी नहीं, 1606 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर बन चुका था, क्योंकि 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की डेथ हो गई थी। ठीक है, इनकी कंपनी का नाम वेरेनिकदे ओस्ट इंद से हुआ करता था, जिसे हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे इन 1605 1605 ईस्वी में डचेस एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री। डचों ने अपना प्रथम कारखाना, अपनी सबसे पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की। They established their first factory in मुसलीपट्टनम। डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की। और आप सब जानते हैं मुसलीपट्टनम कहां पर हुआ करता था? आंध्र प्रदेश में। और यदि आपसे पूछें कि डचों की भारत में दूसरी फैक्ट्री कब स्थापित की गई, तो ध्यान रखेंगे 1610 ईस्वी में पुलिकट में। जो कहां पर है? तमिलनाडु में। या तो एग्जाम में पहली फैक्ट्री आपसे पूछेंगे, या फिर आपसे दूसरी फैक्ट्री पूछेंगे, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए डचों की बंगाल में
सबसे पहली फैक्ट्री कब और कहां पर स्थापित हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, यदि आपसे पूछे फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल, अंग्रेजों की बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री, तो ध्यान रखेंगे 1627 ईस्वी में पिपली में। डचों ने अपनी बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री पिपली में स्थापित की, जो कब की गई थी? 1627 ईस्वी में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, डचेस स्टार्टेड गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया, डचों के द्वारा ही भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए गए। और इन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? पेगोडा कॉइन्स, या इन्हें पेगोडा सिक्के कहा जाता था। They had mainly two industries in India. भारत में इनके दो मुख्य उद्योग या व्यापार हुआ करते थे। एक लिखेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या सूती वस्त्र उद्योग, और एक हुआ करता था इंडिगो इंडस्ट्री या नील उद्योग। इनके भारत में मुख्य दो उद्योग हुआ करते थे, दो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक सूती वस्त्र उद्योग, और दूसरा इंडिगो इंडस्ट्री या नील उद्योग। और ध्यान रखेंगे, इन्हीं दोनों इंडस्ट्रीज या इन्हीं दोनों उद्योगों पर नजर थी किसकी? ब्रिटिशर्स की या अंग्रेजों की। भाई डचों ने आकर भारत में पुर्तगालियों के शासन या पुर्तगालियों के प्रभाव को तो क्या किया? कम किया। लेकिन ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे अंग्रेजों का सामना डचेस नहीं कर पाए, और अंग्रेज चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सूती वस्त्र उद्योग और नील उद्योग दोनों ही महत्वपूर्ण उद्योग हैं, इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि वो डचेस को किसी तरीके से पराजित करें और वापस नीदरलैंड भेज दें। और इसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि आप सब जानते हैं 1759 में ही अंग्रेजों और डचेस के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई, जो कहलाता है बैटल ऑफ बेदरा या बेदरा का युद्ध। और ध्यान रखेंगे, जो हुआ था किस किस के बीच? बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड डचेस, जो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ। और ध्यान रखेंगे, इन दिस बैटल रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड डचेस एंड एक्वायर्ड देयर ट्रेड। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ा गया बैटल ऑफ बेदरा या बेदरा का युद्ध। और ध्यान रखेंगे, बेदरा के युद्ध में ही रॉबर्ट क्लाइव ने डचों को पराजित करके उनके व्यापार पर अधिकार किया। और इसके बाद डचेस रिटर्न्ड टू, और इसी के बाद डचेस रिटर्न्ड टू द नीदरलैंड्स, और इसी के बाद डच नीदरलैंड वापस लौट गए। तो ध्यान रखेंगे, डचों
का जितना भी प्रभाव था वो मेनली बैटल ऑफ बेदरा में अंग्रेजों से हारने के बाद समाप्त हो गया था। 1759 में बैटल ऑफ बेदरा अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। भाई आप सब जानते हैं बंगाल का सबसे पहला ही गवर्नर कौन बना है? रॉबर्ट क्लाइव बना है। ही वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। कुलविंदर लिख रहे हैं सर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नहीं मेरे भाई, ही वॉज नॉट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही वॉज जस्ट अ गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। हम बात कर रहे हैं बंगाल के पहले गवर्नर के बारे में। तो ध्यान रखेंगे बंगाल का सबसे पहला गवर्नर ही कौन हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव के ही द्वारा बैटल ऑफ बेदरा में डचेस को पराजित कर दिया गया था। और फाइनली लगभग 1795 में, लगभग 1795 ईस्वी में डच पूर्ण रूप से कहा चले गए थे? वापस नीदरलैंड चले गए थे। सर बंगाल में थर्ड फैक्ट्री थी क्या? मेरे भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। बंगाल में पहली फैक्ट्री पिपली, तो थर्ड कहां से आ गई मेरे भाई? भारत में डचों की पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम, भारत में डचों की दूसरी फैक्ट्री पुलिकट। लेकिन क्योंकि सवाल इस तरीके से बनाते हैं कि डचों ने बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी, ईयर तो भूल ही जाइए, ईयर तो आपसे पूछेंगे ही नहीं, जगह का नाम पूछेंगे। तो बंगाल में महत्वपूर्ण रूप से डचेस की जो सबसे पहली फैक्ट्री लगी थी वो 1627 में पिपली में लगी थी। और ऐसा नहीं है कि डचों की ये बंगाल में इकलौती फैक्ट्री थी, बंगाल में और भी फैक्ट्री थी डचों की जो स्थापित की गई थी, है ना। अब आप बोलेंगे कि वो कौन सी थी? बंगाल में तीसरी फैक्ट्री कौन सी थी? ये लीजिए भाई, हर चीज तुम्हें लिख कर देनी पड़ती है ना, यही तो दिक्कत है। 1653 में बंगाल का चिनसुरा, ठीक है, और 1659 में बंगाल का कासिम बाजार। ये लो, हो गई डचों की बंगाल में 3 फैक्ट्री। लेकिन आपसे बंगाल में यही पूछेगा कि सबसे पहली फैक्ट्री बंगाल में कहां स्थापित हुई थी। तो अगर पहली पूछे तो पिपली, दूसरी पूछे बंगाल में चिनसुरा 1653 और 1659 कासिम बाजार। बहुत ही बढ़िया। एक आदमी पूछ रहा डच क्या होता है, या फिर भाई यदि आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं या बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैक्सिमम याद रख सकते हैं 1658 में पटना, बस। और कुछ थोड़ी एग्जाम में पूछेगा। या फिर मैक्सिमम आपसे पूछ सकता है कि बताइए सूरत में अंग्रेजों और डचेस में से पहले किसने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो मैंने अभी आपको बताया अंग्रेजों की जो सूरत में फैक्ट्री थी, भाई सूरत पहले पुर्तगालियों के अधिकार में था। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे, पुर्तगालियों से या पुर्तगालियों को सूरत में हराया था सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने 1612 ईस्वी में। तो सूरत में 1613 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री क्या की? स्थापित की। लेकिन ध्यान रखेंगे डचेस ने भी सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी 1616 ईस्वी में, सूरत। और हम पढ़ेंगे आगे कि जो फ्रेंच लोग होंगे, जो फ्रांसीसी होंगे, वो भी भारत में आकर अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित करेंगे? सूरत में ही स्थापित करेंगे। हाँ, एक आदमी पूछ रहा था सर डच क्या होता है? मेरे भाई वो व्यक्ति जो नीदरलैंड या हॉलैंड से बिलोंग करता है उसी को डच कहते हैं। अब आप ये मत पूछना सर नीदरलैंड क्या होता है। नीदरलैंड एक देश का नाम है, ठीक है, एक यूरोपियन कंट्री है नीदरलैंड्स, जिसको पहले हॉलैंड कहा जाता था, अब उसे नीदरलैंड्स कहते हैं। ये यूरोपियन देश है और इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है।
हाँ, दैट्स ऑल अबाउट डचेस। और आप सब जानते हैं डचों के बाद भारत में आगमन हुआ किसका? ब्रिटिशर्स का या अंग्रेजों का। चलिए कल मुलाकात करेंगे और अंग्रेजों के बारे में हम कल बात करेंगे। सर पटना क्या है? 1658 में डचों की पटना में फैक्ट्री लगी थी। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए लिखवा दिया, यदि हो सकता है आपको कोई बिहार स्पेसिफिक एग्जाम देना हो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ब्रिटिशर्स के बारे में कल बात करेंगे और कल निपटाएंगे ब्रिटिशर्स के बाद डैनिश लोग, और फिर लास्ट में आएंगे फ्रांसीसी। और आप सब जानते हैं सवाल ज्यादातर या तो पुर्तगालियों से बनते हैं या अंग्रेजों से बनते हैं, या फिर उन कर्नाटक वॉर्स के बारे में बात करेंगे जो जहां से सवाल बनने की क्या रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी। सर थोड़ा धीरे पढ़ाएं मेरे भाई, इससे धीरे और क्या होगा यार। एक क्लास का टॉपिक है ये, मैं पिछले 2 क्लास से यही पढ़ा रहा हूं और कल भी यही चलेगा, इससे धीरे और क्या पढ़ाऊंगा। 3 साल तक थोड़ी पढ़ना है, या ग्रेजुएशन थोड़ी करने आए हिस्ट्री में कि 3 साल तक हिस्ट्री पढ़ते रहो। इससे तो यार ज्यादा धीरे स्पीड नहीं हो पाएगी। ये तो मैं ऑलरेडी, मुझे लग रहा है कि बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हाँ चलिए जी, कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।